अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के दिन हम लोग ये डिफरेंट टर्म्स देखेंगे कि जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में जब लिस्ट होती है तो ये सारे स्टेजेस से क्रॉस होते हुए वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है? प्रोप्राइटरशिप फर्म। देन उसके बाद में बारी आती है पार्टनरशिप फर्म। देन बाद में वो बनती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देन फिर वो बनती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और उसके बाद में वो लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट पे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओके, तो ये सारी चीज़ें चलती कैसी है, इसके लिए हम लोग एक सिंपल सी स्टोरी देखेंगे और ये चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ये पांचों भी टर्म है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले समझेंगे हम लोग हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज प्रोप्राइटरशिप फर्म। ओके, अब यहाँ एक कहानी मैं बताऊंगा एक बंदे की जिसका नाम है मिस्टर ए। ओके, जो एक बिजनेस चलाता है और उसके पास में 50,000 रुपीज़ है। उसका बिजनेस काय का है? उसका बिजनेस है कोल्ड ड्रिंक्स का। कोल्ड ड्रिंक्स या शरबत वगैरह वो बहुत अच्छे बनाता है और उसका बिजनेस रन करता है। अब वो अपने बिजनेस को इफेक्टिव बनाने के लिए वो क्या करेगा? किसी सिटी के एक अच्छे एरिया में जाके अपना कट्ठा लगाएंगा, अपनी दुकान लगाएंगा और अपनी दुकान को और थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए वो क्या करेगा? एक शॉर्ट में एडवर्टाइजमेंट कैसा करेगा? उस पर एक अच्छा बैनर लगाएंगा, उस पर लाइटिंग्स वगैरह के इफेक्ट देगा और जिस तरीके से भी पॉसिबल हो उसके हाथ में 50,000 रुपीज़ है। इसमें वो सामान खरीदेगा, रेफ्रिजरेटर खरीदेगा और जो भी एडवर्टाइजमेंट करनी करेगा। ठीक है, अब उसका बिजनेस चल रहा है बहुत अच्छे से और वो काफ़ी जो फेमस बंदा है तो अच्छे से चल रहा है। बट इसका ये जो बिजनेस चल रहा है ना, ये जस्ट चल रहा है 4 मंथ्स। जो समर के 4 मंथ्स है ना, इसमें इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा फिर होता यह है कि पब्लिक स्विच हो जाती है और ये सब चीज़ों को प्रेफर नहीं करती है, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, अब 4 महीने इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है बट रिमेनिंग 8 मंथ्स में क्या हो रहा है? इसका बिजनेस सही से नहीं चल रहा है। ओके, तो ये 4 महीनों में अच्छा चल रहा है, बाकी के महीनों में अच्छा नहीं चल रहा है। अब इसको यही चीज़ का प्रॉब्लम है भाई कि मेरा जो बिजनेस है ये साल भर क्यों नहीं चल रहा है। और ऐसा कोई भी इंसान होगा नहीं जिसको साल में सिर्फ 4 महीने कमाना होता है। हर इंसान को साल में पूरे 12 महीने कमाना होता है ना। तो ये पूरी कोशिश में है। तो ये क्या करता है? ये अपने कॉम्पिटिटर्स को देखता है। क्या करता है भाई? ये अपने कॉम्पिटिटर्स को देखता है कि उन लोग क्या करते हैं। ओके, और जब ये देखता है तो इसके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, पेप्सी, कोका कोला, है ना, तो ये लोगों को जब ये देखता है तो इन लोग क्या करते हैं भाई? इन लोग के पास में एक चीज़ है कि इन लोग पैकेजिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। इन लोग क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करते हैं और अलग अलग जो भी कंटेनर्स इन लोग बनाते हैं, जैसे 2 लीटर का बना लिया, 1 लीटर, हाफ, 200 ml, बहुत सारे इनके पास वेराइटीज़ होती है। कैंस अवेलेबल होती है, टीन के शेप में, जो भी चीज़ें इनके पास जो भी लेवल के पैकेजिंग होते हैं वो बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं? साल के पूरे 12 महीने में अपना बिजनेस रन करते हैं। ओके, तो इन लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और ये वाला जो बंदा है बेचारा, ये क्या कर रहा है कि साल के सिर्फ 4 महीने कमा रहा है। अब ये सोचता है कि यार इन लोग 12 महीने काम कर रहे हैं, इन लोग अपने पैकेजिंग में एक चीज़ ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं? इन लोग प्रिजर्वेटिव ऐड कर लेते हैं और इन लोग की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और इन लोग साल के 12 महीने बिजनेस कर लेते हैं और मैं रह जाता हूँ। अब इन लोग का बिजनेस जब पैकेजिंग इन लोग कर लेते तो ये बिजनेस हर जगह फेमस होता है फिर, और हर जगह पर इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे किराना दुकान हो गई, मॉल हो गए, होटल्स हो गई, और हर जगह पर इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये भी सोच रहा है भाई कि मैं किस तरीके से अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ। तो ये सोचता है कि यार मेरे को भी पैकेजिंग करनी होगी। मेरे को या तो कोई ऐसे बंदे को पकड़ना होगा जो पैकेजिंग करा के देता हो, और या तो फिर मुझे कोई एक ऐसे इन्वेस्टर को पकड़ना होगा जो मुझे थोड़ा सा फाइनेंस करे और मैं अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ। ओके, तो अब फिलहाल ये जो बिजनेस चल रहा है ये वाले बंदे का, जिसमें ये वाला बंदा खुद ये दुकान बना के रखा है, जिसके पास 50,000 रुपीज़ खुद लेके उसने आया है, कोल्ड ड्रिंक्स खुद बना रहा है और बिजनेस खुद रन कर रहा है। तो ऐसे बंदे को, जिसके पास में कोई मतलब ऐसा बंदा जो हर चीज़ खुद से कर रहा है, तो ऐसे बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ओनर, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई? प्रोप्राइटर। ओके, तो ऐसा बंदा जो खुद से हर चीज़ कर रहा है, तो ऐसे बिजनेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं भाई? प्रोप्राइटरशिप फर्म। ओके, अब क्या होगा? ये बंदा थोड़ा सा आगे जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और
ये पार्टनरशिप कर लेगा एक दूसरे बंदे से। ओके, दूसरा बंदा यहाँ पर होगा मिस्टर बी, और सपोज करो कि ये बंदा यहाँ से 50,000 रुपीज़ लेके आएगा। ओके, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से टाइप किया है। मिस्टर ए के पास में क्वालिटी इस चीज़ की है कि ये कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी बनाता है और इसके प्रोडक्ट्स वगैरह में ये फेमस है बंदा, और ये वाला जो बंदा है मिस्टर बी, इसका हैंड है पैकेजिंग में, प्लस इसने भी थोड़ा सा अमाउंट लेके आया है। ओके, जब दोनों मिल गए तो ये पूरा बिजनेस कितने का हो गया भाई? 1 लाख रुपीज़ का हो गया। ओके, अब ये पूरे कंपनी का टर्नओवर अगर कोई बंदा पूछे कि ये कंपनी का मार्केट कैप कितना है, तो इसका टर्नओवर कितना है भाई? 1 लाख रुपीज़ का। ओके, अब यहाँ पर जब एक बंदे के साथ में दूसरा बंदा जुड़ गया तो यहाँ पर बात आती है भाई हिस्सेदारी की। तो सपोज करो कि दोनों का स्टेक इस कंपनी में कितना है भाई? 50-50% का। अगर ये लोग सोचे आज की तारीख में कि भाई हम लोग शेयर्स कंपनी के रिलीज करते हैं या शेयर्स ऐसा एक फॉर्म कर लेते हैं कि 1000 रुपीज़ के हमारी कंपनी का एक शेयर होगा, तो 1 लाख रुपए में इनके शेयर्स कितने आएंगे भाई? 100 शेयर्स आएंगे, तो 50 शेयर ये वाले बंदे के हाथ में होंगे, 50 शेयर ये वाले बंदे के हाथ में होंगे। ओके, तो छोड़ो इसको, हम लोग आगे देखते हैं। अब ये दोनों के पार्टनरशिप से एक फायदा ये हुआ कि बिजनेस अच्छा चलने लगा और नेक्स्ट लेवल पे जाने लगा और काफ़ी ज़्यादा इन लोग को प्रॉफिट्स होने लगे। अब इन लोग ने एक चीज़ सोची कि भाई हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है एक सिटी में, हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर करते हैं, दैन थोड़ा रीजन्स में जाते हैं हम लोग, और स्टेट लेवल पे हमारे पूरे प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं। ओके, और डेफिनेटली उसके लिए 1 लाख रुपीज़ सफिशिएंट होगी नहीं। ओके, क्योंकि बिजनेस को अगर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, प्रोडक्शन यूनिट अगर इन लोगों को बढ़ानी है तो उसका कॉस्ट और बढ़ जाएगा। देन उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, लॉजिस्टिक के कॉस्ट लग जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हर चीज़ इसमें आ जाएंगे, स्टोरेज के लिए इन लोग को कोई रूम वगैरह लेने होंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। ठीक है, तो इन लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग 10 लाख रुपए से स्टार्ट करें, जो भी हम लोग को आगे की प्लानिंग करनी है। अभी 10 लाख रुपीज़ कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए इन लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को कुछ और लोगों से पार्टनरशिप करनी होगी और ऐसे फाइनेंसर्स या हम लोग को इन्वेस्टर्स पकड़ने होंगे जो हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर सके। ओके, तो फिलहाल अभी जहाँ पर भी ये बिजनेस खड़ा है, ऐसे बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पर 2-3 लोग मिक्स है इसमें। ठीक है, ये वाले बिजनेस में एक क्राइटेरिया होता है कि भाई इसमें 2 लोग से लेके 20 मेंबर्स हो सकते हैं, 20 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, अभी जो भी इसमें गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह चल रहे होंगे वो शायद चेंज होते रहते होंगे, बट फिलहाल ऐसा मोटा मोटा पकड़ के चलो कि 2 से 20 लोग इसमें होंगे। मतलब मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर बी प्लस सी प्लस डी ऐसे कई लोगों को ले सकता है। ओके, ये बिजनेस में, और ये बिजनेस क्या होगा? पार्टनरशिप फॉर्म। अब नेक्स्ट इन लोग सोच रहे हैं कि 10 लाख रुपीज़ इन लोग को फंड रेज करना है, तो इन लोग थोड़े से और लोगों को इसमें अब इंक्लूड करना शुरू करेंगे। ओके, इंक्लूड करते 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 इन लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि 10 लाख रुपीज़ इन लोग के हो जाए। अब ऐसे केस में क्या होगा भाई कि इन लोग के पास जो भी स्टेक था कंपनी का, क्योंकि एक बंदे ने 50,000 रुपीज़ लेके आया था, दूसरे ने 50,000 रुपीज़ लेके आए थे, सपोज करो तीसरे ने क्या किया भाई, 1 लाख लेके आया, चौथे ने 10,000 दिया, पांचवें ने कुछ और दिया। ओके, तो ये बेसिस पे चीज़ें चलने वाली है अभी। ओके, किसी ने और 50 के दे दिया। अब होने ये वाला है कि ये लोग की हिस्सेदारी जो 50% की थी, अब ये थोड़ी सी डाइल्यूट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इन लोग ने अपना स्टेक देना शुरू कर दिया है। ओके, अब सपोज करो कि एक बंदे ने 10 लाख रुपए में 50,000 रुपीज़ दिया है, मिस्टर ए ने 10 लाख रुपीज़ में क्या किया है भाई, 50,000 रुपीज़ दिया है, तो इसका शेयर कितना हो गया कंपनी में? कितना हो गया भाई? 1 लाख में 50,000 मतलब 50%। ओके, और 10 लाख में 50,000 मतलब कितना? 10 लाख में 1 लाख मतलब 10% और 50,000 मतलब 5%। तो इसका स्टेक अब कितना हो गया कंपनी में? 5% का। ये वाले का भी 5% का, इसने 1 लाख लेके आया तो इसका 10%। इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। ओके, और ये चीज़ें थोड़ी सी डाइल्यूट होना शुरू हो जाएंगी, बट ये डाइल्यूशन से इनका नुकसान नहीं, इनका फायदा है। क्यों? ये कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ने वाले, कंपनी का सेल बढ़ने वाला है, प्रॉफिट्स बनने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें आगे अच्छे से चलने वाली है। ओके, तो इन लोग ने अब क्या किया है भाई, इन लोग ने अपनी कंपनी को ये जो लेवल पे लेके चले गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इन लोग ने अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया सीधा। कैसे भाई? इन लोग ने फंड रेज किया, और इसमें शर्त क्या होती है भाई, इसमें हम लोग 2 लोग से लेके हम लोग अराउंड 50 मेंबर्स तक ले सकते हैं। ओके, और इसमें जो भी लोगों को हम लोग लेंगे, ये लोग पब्लिक नहीं होंगे। इन लोग कौन हो सकते भाई? रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, या इन लोग के फ्रेंड्स, जो भी इनके जान पहचान के लोग हैं, इन लोग इन्हीं से पैसा ले सकते हैं।
और ऐसी कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, अब इन लोग का बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने के बाद में काफ़ी अच्छा रन होने लगा। ओके, एक और एक चीज़ इसमें होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कि जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी होती है तो उससे पहले आई थिंक सो इसको 5 years हो जाना चाहिए पूरे बिजनेस को। इनके पास में कुछ अच्छा डेटा होना चाहिए, इनकी बैलेंस शीट वगैरह, क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से होना चाहिए। मे बी उसके बाद ही रेगुलेशन से इन लोग को ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के मौके मिलते हैं। मे बी शायद ऐसा होता है या जो भी इसमें रूल्स होंगे, ठीक है। बट एक चीज़ है कि इसमें पब्लिक से इन लोग फंड रेज नहीं कर सकते, इन लोग अपने ही मेंबर से फंड रेज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा भाई, अब नेक्स्ट ये होगा कि इन लोग की कंपनी अब हो चुकी है 10 lakhs की। इन लोग की कंपनी क्या हो गई भाई, 10 lakhs की हो गई है। अब इन लोग को पैन इंडिया लेवल पे जाना है, पूरे इंडिया को कवर करना है। तो अब इन लोग क्या करेंगे भाई, और बड़े बड़े प्लांट्स डालेंगे और अलग अलग लोकेशंस इन लोग अब डिसाइड करेंगे, कंपनीज फॉर्म करेंगे वहाँ पर और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह डाल के अपने बिजनेस को एक्सपांड करेंगे। और डेफिनेटली अब इन लोग को अगर पूरे इंडिया को कवर करना है तो ये पूरा बिजनेस अब 10 लाख का नहीं होगा, इन लोग को ज़्यादा फंड रेज करना होगा, मे बी 1 CR या 10 CR या जो भी हो। तो हम लोग फिलहाल मोटा मोटा पकड़ते कि इन लोगों को 1 CR रुपीज़ लगेगा, 1 करोड़। 10 लाख से अब काम नहीं चलने वाला। अब 1 करोड़ रुपीज़ को अगर इन लोग को फंड को रेज करना है तो अब इन लोग अपने फैमिली मेंबर्स के पास तो जा नहीं सकते। फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स इतना तो इन लोग को कॉन्ट्रीब्यूट कर नहीं पाएंगे, किसी के पास इतना पैसा भी नहीं होता है। तो ऐसे में इन लोग क्या करेंगे, अपने बिजनेस में और फंडिंग रेज करने के लिए इन लोग अब आम जनता को पकड़ेंगे, पब्लिक से फंड रेज करेंगे और जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें भी होंगे, इनसे फंड रेज करेंगे। और अब जो प्लानिंग के लिए इन लोग जाएंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन लोग जाएंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए। और ये चीज़ होती है एक प्रोसेस से जिसको हम लोग बोलते हैं IPO। इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इन लोग न्यूज़ आर्टिकल्स में, देन ब्रोकर्स के थ्रू, देन अलग अलग जगहों पर बिजनेस जो भी ये होती है, न्यूज़ वगैरह होती है, जी बिजनेस हो गया, CNBC और बहुत सी ऐसी जगह है और वेबसाइट से वहाँ पर अब इन लोग अपनी ऐड डालनी शुरू कर देंगे कि इन लोग फंड रेज करने के लिए इंटरेस्टेड है और इन लोग कुछ अमाउंट का फंड रेज करना चाह रहे हैं। और अब जो भी लोग इंटरेस्टेड है इनकी कंपनी में आके कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं और इस बहाने क्या होगा भाई, इन लोग को फंड मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, IPO। अब अगर इन लोग को फंड रेज हो चुके हैं 1 CR के, तो अब इन लोग स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट कराएंगे। एक डेट होती है उसकी, जब इन लोग ये पूरा मामला शुरू करते हैं ना IPO का, तो उसमें डेट्स होती है कि कंपनी का शेयर कौन से भाव का रहेगा और कितनी फंडिंग इन लोग को लग रही है। और लॉट में लेना होता है लोगों को, 1-2 शेयर्स नहीं लेते, इसमें लॉट्स होते हैं डिसाइडेड गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। और ये सारी प्रोसेस की एक डेट होती है, जैसी ही वो डेट आ गई तो वो कंपनी अब क्या होंगी भाई, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाएंगी और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब इसमें चाहे उन लोग लिस्ट कराए या ना कराए, मगर लिस्ट कराएंगे तो ही फायदा है क्योंकि लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे पैसा लगाने के लिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट पे अगर कंपनी लिस्ट नहीं हुई तो उन लोग जिसने अपना पैसा लगाया है और कंपनी के शेयर्स लिए हैं, है ना, स्टेक लिया है, तो उन लोग बाद में फिर ये शेयर्स को बेचेंगे कहाँ पर, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाएगा। तो वो बेसिस पे क्या हो जाएगा, इन लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट पे इसको लिस्ट कराएंगे। अब क्या होने वाला है भाई, IPO कैसा चलेगा, किस तरीके से चलेगा, ये हम लोग देखेंगे। ऐसे पूरे प्रोसेस को जिससे होते हुए कंपनी आई है स्टॉक मार्केट पे, ऐसे पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं भाई प्राइमरी मार्केट। शुरुआत का मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सबसे इनिशियल मार्केट। कोई भी बंदे को अगर किसी एक नई कंपनी के शेयर्स लेना है तो ये तरीका है कि स्टॉक मार्केट पे अभी तक वो लिस्ट हुई नहीं है, अब वो प्राइमरी मार्केट से होते हुए आ रही है और IPO के थ्रू वो ले सकता है वो कंपनी के शेयर्स। और ऐसी डीलिंग को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट में काम करना। अब जैसे ये कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाएंगी, उसके अगले दिन से या उसी दिन से अब वो कंपनी स्टॉक मार्केट पे दिखने लगेंगी और जो बंदा उस दिन अब लेने के लिए रेडी है उसको, मतलब उसने सेकेंडरी मार्केट में कंपनी के शेयर्स को लिए हैं। या आमतौर पे हम लोग जो स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, हम लोग सेकेंडरी मार्केट में डीलिंग करते हैं कि कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। जैसे रिलायंस की बात कर लो, रिलायंस के मुझे अगर शेयर्स लेने हैं तो ये स्टॉक मार्केट पे लिस्ट है, मैं जाऊंगा सर्च करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा और बाय कर लूंगा। तो मैंने क्या किया भाई, सेकेंडरी मार्केट में काम किया और आमतौर पर यही काम होता है। बट जो कंपनीज नई आने वाली होती है, स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होते रहती है, उन लोग क्या करती है भाई, अपने शेयर्स को लोगों में कैसा देते हैं, उन लोग प्राइमरी मार्केट में देते हैं।
ओके, अब ये पूरा प्रोसेस थोड़े और अच्छे से मैं समझाता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं आईपीओ में, और वेबसाइट पे लेके जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। बट उससे पहले एक और शॉर्ट चीज़ मैं आपको बता दूं, अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या चीज़ इसमें बोली जाती है। ये बोला जाता है भाई कि जो भी कंपनी है जो मिस्टर ए ने फॉर्म की है, ठीक है, उसको क्या करना होगा भाई, उसको अपने शेयर्स को लॉट में देने होंगे। ओके, और ये लॉट जो होगा ये डिसाइड कैसा होगा, इसका अमाउंट 15,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ओके, इसका अमाउंट 15,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए, उससे कम का अमाउंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये लोग सोच रहे कि हमारी जो कंपनी है, इनकी जो कंपनी है, इसके एक शेयर की वैल्यू उन लोग सोच रहे कि स्टॉक मार्केट में 100 रुपये रहने वाली है, ठीक है, तो 15,000 में कितने शेयर्स आना चाहिए, फिर 150 शेयर्स आना चाहिए, राइट। इससे ज़्यादा शेयर्स इन लोग एक लॉट में नहीं रखेंगे। ओके, या इन लोग सोच रहे कि भाई ज़्यादा दे देते, और ऐसा नहीं हो सकता। एक बंदे को इन लोग क्या करेंगे, एक डीमैट अकाउंट पर 15,000 की वैल्यू के शेयर्स ही दे सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू कुछ 99 रुपीज़ आ रही है और इसमें पूरे 15,000 रुपये नहीं लग रहे, 14,800 रुपये लग रहे, तो उन लोग को 14,800 रुपये के ही शेयर्स देने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से समझो ये चीज़ को, ठीक है। सेकेंड थिंग कि ये जो काम चलेगा लॉट में चलेगा, पहली चीज़, ठीक है। सेकेंड इज डैट कि एक बंदे को 2 लाख से ज़्यादा का माल देना नहीं है। किसी एक बंदे को अगर वो इंटरेस्टेड है कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है, मैं एक लॉट नहीं लूँगा, ज़्यादा लूँगा, ओके, तो उसको 2 लाख से ज़्यादा आप दे नहीं सकते। तो 2 लाख में कुछ 13 लॉट्स आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते। ओके, तो एक बंदा मैक्सिमम कितने लॉट्स ले सकता है, कंपनी के 13 लॉट्स ले सकता है, और बाद में फिर उसको वो मिले या ना मिले ये दूसरा नज़रिया है, ठीक है। अब लोग ये लॉट्स क्यों ले रहे भाई, 13 लॉट्स 1 लॉट ले रहे क्यों है। स्टॉक मार्केट में जाए और दुनिया भर की कंपनीज पड़ी है, उसमें काम करे। लोगों का सोचना ये होता है कि कोई एक कंपनी वाकई में बहुत अच्छी है ना, प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो अलग अलग स्टेजेस से होते हुए आई है, जिनका मिशन और विजन एकदम क्लियर है कि उन लोग ग्रोथ करना चाह रहे हैं, उन लोग को वाकई में फंडिंग लग रही है और सही रीज़न के लिए लग रही है। उन लोग अपना लोन चुकाने के लिए लोगों से पैसा नहीं ले रहे, है ना, इनिशियल जो किसी से लोन लिया रहेगा या कर्जा लिया रहेगा उसको चुकाने के लिए लोगों से पैसा नहीं ले रहे। तो ऐसी कंपनी में लोग क्या रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं। लोग क्या, इन्वेस्टर्स सारे इंटरेस्टेड होते हैं, और लोगों को ये चीज़ समझ में आती है कि ये जो कंपनी स्टॉक मार्केट में आने वाली है, जो प्राइस पे भी आने वाली है वो उसका लोवेस्ट प्राइस होगा। इसके बाद ये कंपनी आसमान तक जाने वाली है, इससे नीचे तो आने नहीं वाली है, ये इसका लोवेस्ट प्राइस है, इसमें बस हम लोग को मिल जाए। तो 1 लॉट तो 1 लॉट या 13 लॉट तो 13 लॉट हम लोग को बस मिल जाए इसके। तो होता भी ये है कि कंपनी अगर वाकई में अच्छी है ना, तो लिस्टिंग के टाइम पर जो 100 रुपये का भाव उन लोग ने सोचा है कि 100 रुपये पे खुलना चाहिए, वो आ जाके कुछ उसी दिन 120 130 रुपये पे खुलना शुरू हो जाता है। मतलब खुलते से उन लोग को 20-30% रुपये क्या है भाई, हाथ में उतना प्रॉफिट आ गया खुलते से। अभी चाहे उन लोग एग्जिट मार दे, उसको बेच दे, तो उन लोग को इतना मुनाफा हो चुका है। अगर 1 लाख रुपए का माल लिया तो 20-30 हज़ार रुपये उसी दिन उन लोग ने कमा लिए। तो ये भी एक रीज़न होता है लोगों को लेने का कि उस दिन बस खुले, हम लोग बेच दें और उस दिन का प्रॉफिट हम लोग को मिल जाए। तो ऐसे मार्केट में काम करने को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्राइमरी मार्केट में काम करना। ओके, अब हम लोग चलते हैं वेबसाइट पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने के लिए मैं सिंपल सी एक वेबसाइट आप लोगों को दिखाऊंगा कि प्राइमरी मार्केट में काम होते कैसे। तो मैं IPO वॉच बोल के एक वेबसाइट यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाह रही है तो अपने IPO को लेके आती है, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग को दिखा देगा लाइन से कि ये सारी कंपनीज अपने IPOs को लेके आ रही है। क्या दिखा रहा है भाई, ये सारी कंपनीज अपने IPOs को लेके आ रही है, इन लोग की डेट्स यहाँ पर बता रही है। तो रीमस फार्मास्यूटिकल्स 17 से 19, ये 3 दिन 17-18। हाँ, ये चीज़ बतानी थी कि जब इन लोग अपने एडवर्टाइजमेंट को लेके आते हैं ना, तो उन लोग एक बैंड बताते हैं, एक डेट का एक रेंज बताते हैं कि ये डेट से ये डेट तक, ये 3 दिन में आप लोग चाहे तो अप्लाई कर सकते। अप्लाई करें तो आगे चीज़ें फॉरवर्ड होंगी, वरना आप लोग को चांस नहीं है इसमें इसके शेयर्स लेने का। इन लोगों का कब आ रहा है 22 से 25 में, इन लोगों का कब आ रहा है 23 से 25 में, ये कंपनी का ये डेट पे आ रहा है। तो हर एक के कुछ ना कुछ डेट्स होते हैं, वो डेट पे जाके हम लोग को क्या है इसमें अप्लाई करना होता है। अप्लाई कैसे करते हैं भाई, जैसे हम लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है IPO के लॉट्स को लेने का, उस पर हम लोग को क्लिक करना होता है, हम लोग लेते हैं उसको, ठीक है। अब ये कंपनी से अब क्या होगा, मैं कोई कंपनी पे क्लिक करता हूँ। अब कौन सी डिटेल्स इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी कंपनी में हाथ डालना है तो हम लोग को ये सारी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो IPO ओपन कब हो रहा है 17 को, क्लोज कब हो रहा है 19 को, ये 3 दिनों में मुझे अप्लाई करना होगा। कितने का फंड इन लोग रेज कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आप लोग को दिखेंगी। 47 करोड़ का इन लोग क्या कर रहे हैं भाई, फंड रेज कर रहे हैं।
फेस वैल्यू 10 रुपये है, ये आप लोग को बाद में समझेगा। और क्या प्राइस इन लोग रखना चाह रहे भाई, 1150 से 1229 पर इक्विटी शेयर इन लोग की प्राइस इन लोग रखना चाह रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, इसकी प्राइस ऐसा लग रहा है मुझे कि ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो ना डेट 17/9 लिस्टिंग डेट क्या दिखा रहा है, हम लोग नीचे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ होती है भाई कि इन लोग ने जो ऑफर रेस किया है, फंडिंग रेस की है, ठीक है, तो 100% में से खाली पब्लिक को नहीं मिलेगा, इसमें पब्लिक का एक कोटा होगा, उतने कोटे में ही उन लोग अप्लाई करेंगे। उसके अलावा और किसके कोटेज होते हैं, देखो रिटेल कोटा मतलब पब्लिक का कोटा, हम जैसे लोगों का। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बीडर का जो कोटा होता है वो 50% का इन लोग ने रखा है, 35% पब्लिक का रखा है, आम जनता का, 50% ये बड़े लोगों का रखा है, इन्वेस्टर्स का। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, ये भी एक कैटेगरी है, इसका इन लोग ने 15% रखा है, ओके। तो ये अपने अपने कोटे में देखेंगे और अप्लाई करेंगे। और अगर 35% पूरे ये पब्लिक आ जाते हैं, मतलब ये हो रहा है कि 100% सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ। बात समझ में आ रही है? इन लोग ने जो भी रखा है कोटा, मतलब 47 करोड़ में 35 जो भी परसेंट निकालता हूँ मैं, और मैं सोच रहा हूँ भाई कि ये कितना हो रहा है, कुछ 12-13 करोड़ हो रहा है। तो 12-13 करोड़ अगर पब्लिक ने इसको अप्लाई कर लिया है, मतलब 100% क्या हो गया भाई, सब्सक्राइब हो चुका है। तो आमतौर पे 100% क्या, ये 1000% सब्सक्राइब हो जाता है, अच्छी कंपनी है तो काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं लेने के लिए। और ऐसे में फिर हम लोग को करना क्या होता है भाई, लॉटरी सिस्टम चलता है फिर, कि जिसका भी नाम आया है उसको लॉट मिलेगा, जिसका नहीं आया है उसको नहीं मिलेगा अप्लाई करने पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि एक लॉट में 100 शेयर्स रहेंगे, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते। अमाउंट कितना निकल के आ रहा है, इतना, ऐसा कुछ है। ओपन डेट है, ये है बेस। अलॉटमेंट कौन से दिन होने वाला है, May 24 को होने वाला है। तो एक हफ्ते तक पूरा मामला ये चलता है, ठीक है। जिसको अलॉट हो गया, जिसको नहीं हुआ उसको रिफंड कब मिलेगा, 25 मई को मिलेगा। मतलब 15,000 रुपये आपने जो लगाए हैं वो एक हफ्ते तक ब्लॉक है, 25 को आपको रिलीज होकर मिल जाएंगे। जो कंपनी के शेयर है ये कब मिलेंगे हम लोग को, डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे 26 मई को। और आईपीओ लिस्टिंग डेट क्या है, 29 मई की। मतलब 29 तारीख को ये स्टॉक मार्केट पे बीएसई या एनएसई पे जाके लिस्ट हो जाएगा। अब कोई बंदा अगर उसको लेना चाह रहा है तो क्या करेगा भाई, फिर 29 तारीख को जाएगा भाई, जिस दिन वो लिस्ट हुआ है। और जिसने आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं किया है वो क्या करेगा, 29 तारीख को एनएसई बीएसई पे सर्च करेगा और उसको बाय करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा मामला चलता है। और इसमें एक और चीज़ होती है जो आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जो कंपनी वाकई में अच्छी है ना, तो ये 17 और 19 मई को फॉर एग्जांपल इनकी आईपीओ की डेट है, तो इससे एक हफ्ते पहले प्रेडिक्शंस लग जाते हैं कि ये कंपनी कितने रुपए पे लिस्ट हो सकती है। इन लोग ने तो सोचा है कि इतने पे लिस्ट होना है, बट इससे बढ़ के और 600 रुपये बढ़ के मतलब 1800 पे लिस्ट होने के चांसेस है। क्योंकि मार्केट जैसा ब्लैक मार्केट चलता है ना, कि बहुत से लोगों को तो लॉट्स नहीं मिलने वाले क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो जैसे ब्लैक मार्केट में इसके लॉट्स बिकेंगे फिर, तो स्टॉक मार्केट में ब्लैक मार्केट क्या बोलते हैं, ब्लैक मार्केट तो होता नहीं है, ग्रे मार्केट होता है। इलीगल तो होता नहीं है, बट जो भी मार्केट चलता है उसको ग्रे मार्केट बोलते हैं। उसके प्रीमियम वैल्यूज निकल के आती है कि भाई जो बंदे को लग रहा है ना भाई, श्योर लग रहा है, 600 रुपये बढ़ के दो, आप लोग को मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो 49% चांसेस है कि ये 49% बढ़ के खुले अपने रेट से। तो 1200 का 50% बढ़ के बोले तो कितना, 1800 रुपये हो जाएगा। ये दूसरी जो कंपनी है ये 65 रुपीज़ पे खुलने वाली है, बट 65 नहीं भाई, इसमें 50 और जोड़ दो तो 115 का प्रेडिक्शन है कि 77% बढ़ के खुल सकती है। ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड इसमें दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ ऐसी चलती है, ठीक है। तो ये हमने देखा आज के दिन, क्या देखा भाई हमने ये देखा कि किस तरीके से कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है और उसका कारोबार चलता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना हम लोग देखेंगे जो चीज़ें हमने देखी है। और एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं कि जैसे मैंने 2 मार्केट आपको बताया, प्राइमरी मार्केट एक होता है जहाँ पर आईपीओ के थ्रू क्या होता है भाई, कंपनी के शेयर्स लिए जाते हैं। और दूसरा मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर स्टॉक मार्केट पे जाके या एक्सचेंजेस पे जाके हम लोग कंपनीज़ के शेयर्स खरीदते हैं। ये मार्केट का मेन एम क्या होता है भाई, ये कंपनी जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोग से फंड रेज करती है, इन्वेस्टर्स कंपनी को पैसे देते हैं और कंपनी उसके बदले में इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स देती है, अपनी हिस्सेदारी देती है, ओके। तो इस तरीके से ये पूरा मार्केट चलता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतनी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है। ऐसे मार्केट को प्राइमरी मार्केट बोलते हैं और सेकेंड जो मार्केट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सेकेंडरी मार्केट, ओके। अब इसकी एग्जाम्पल जस्ट एक आपको बता देता हूँ मैं वेबसाइट पे ले जाके। अब यहाँ पर ये डेटा हम लोग देखेंगे कैसा।
तो कोई भी एक वेबसाइट हम लोग अगर ले लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, screener.in, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट में अगर मैं एक कंपनी का नाम डालूँ, ब्रिटानिया, ठीक है, तो ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट पे, तो ये दिख के आ जा रही है मुझे। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज यहाँ पर लिख के आ रहा है। इसका मार्केट कैप कितना है भाई, 1,10,203 करोड़, इतनी बड़ी कंपनी है। ओके, ये इसके शेयर की करंट मार्केट प्राइस चल रही है अभी, ये 4,500 का एक शेयर है सिर्फ कंपनी का। ये इसका हाई है, इसका लो है, मतलब साल में ये कंपनी का शेयर कहाँ तक चला गया था, 4,706 तक भी चला गया था, और सबसे लोवेस्ट प्राइस साल में कितनी आई थी, 3,271 रुपये। ओके, तो ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, तो इसका पूरा डेटा मुझे दिख रहा है और इसका ग्राफ मुझे दिख रहा है। ओके, देन इसके पीयर, इसके कंपैरिजन में कौन सी कंपनीज अवेलेबल है, तो नेस्ले इंडिया है अवेलेबल, ठीक है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। इसके सेल्स क्या हो रहे हैं हर क्वार्टर के हिसाब से। स्टॉक मार्केट में क्वार्टर बोलते हैं किसको है, स्टॉक मार्केट में जैसा नया फाइनेंशियल ईयर आता है जो अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो वहीं से इसके क्वार्टर्स भी स्टार्ट होते हैं। तो 3-3 महीने के क्वार्टर होते हैं, मतलब अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर, देन जुलाई अगस्त सितंबर का दूसरा, देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर का तीसरा, और लास्ट क्वार्टर कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च। तो ये ऐसे 4 क्वार्टर में चलते मामले। तो देखो ये हर क्वार्टर के रिजल्ट्स इन लोग अनाउंस करते हैं या सेल्स वगैरह हर चीज़ दिखाते हैं। तो देखो ये दिखा रहा है कि ये कंपनी के सेल्स देखो कैसे बढ़ते आ रहे, ठीक है। अभी का अगर मैं डेटा देखूँ तो सितंबर में इतना था, दिसंबर में इतना, मार्च में इतना, थोड़ा कम होते जा रहा है अभी, ठीक है। इनके नेट प्रॉफिट में भी फिर कमी और ज़्यादती होती रहेंगी, तो ये डेटा हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा दिखता है इसमें, ये वेबसाइट में। तो ये ईयरली दिखा रहा है पूरा डेटा, है ना, कि 2021 में इनका 13,000 के करीब था, देन 14,000 हुआ, देन 16,000। तो इनके सेल्स हर साल बढ़ते आ रहे हैं, अच्छी कंपनी है। एक्सपेंसेस भी वो रेशो में बढ़ते आ रहे हैं। इनके ये सारा डेटा है ना, हम लोग को अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी सिंपल चीज़ें, हम लोग जब समझेंगे ना तो हर चीज़ ईजी हो जाएंगी। इनका ईयरली नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है भाई, बढ़ते आ रहा है। तो ये एक अच्छी कंपनी की साइन है, ठीक है। और भी चीज़ें इसमें दिखाता है, बैलेंस शीट वगैरह पूरी दिखाता है कंपनी की। ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। कैश फ्लोज कैसे चल रहे कंपनी में, पैसों की आवक जावक कैसी चल रही है, क्या ये कंपनी पे कुछ उधारी है, मतलब उधारी का मतलब ये कंपनी जो लोगों को अपना प्रोडक्ट दे रही है तो पैसे प्रॉपरली ले रही है उनसे, या उधार पे चल रहे मामले। पैसा अगर हाथ में नहीं आएगा तो कंपनी को बैकअप नहीं मिलेगा और आगे चीज़ें सही से स्मूथली नहीं रन होगी। तो वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। कंपनी पर कुछ लोन है वो सब देखा जाता है, हर चीज़ इसमें देखेंगे हम लोग। ये इंपॉर्टेंट रेशोज होते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब ये कि इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रमोटर्स है कंपनी के, जिनकी ये खुद कंपनी है, तो उनके पास में कंपनी का स्टेक कितना है, तो 50% स्टेक एक अच्छी बात है। वरना ऐसा होता है कि जिसकी कंपनी है उसने लोगों से पैसा ले लेके खुद का स्टेक ही कम कर दिया, तो ये एक अच्छी साइन नहीं होती। देन पब्लिक के पास में कितना स्टेक है भाई, 22% है। और ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है तो इनके पास में स्टेक कितना है, इतना इतना है। तो ये सब चीज़ें इसमें दिखती है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि ये जो कंपनी मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, ये स्टॉक मार्केट पर थी, तो मैं चाहूँ तो इसके शेयर्स जाके अभी खरीद सकता हूँ, मुझे पता है। बट एक दूसरी कंपनी है, जैसा ब्रिटानिया बिस्किट्स बनाती है वैसी एक कंपनी है पार्ले जी। अब यहाँ पर पार्ले इंडस्ट्रीज दिखा रहा है, आई थिंक इसने भी अपने आप को लिस्ट करा लिया है, ओके। बट ऐसी ये सॉफ्टवेयर वाली कंपनी दिखा रहा है ना, एक मिनट, गिव मी 1 मिनट। हाँ, ये कोई और कंपनी है जो रियलिटी सेक्टर की है, पार्ले जी नहीं है ये जो मैं आपको पूछ रहा था। तो पार्ले जी कंपनी जो होती है ना, जो बिस्किट्स बनाती है, तो वो कंपनी के शेयर्स आपको इस पर दिखने नहीं वाले। ब्रिटानिया के दिख जाएंगे बट उसके नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि पार्ले जी ने अपने आप को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट ही नहीं कराया अभी तक, ओके। तो ये कंपनी स्टॉक मार्केट पर है, वो वाली स्टॉक मार्केट पे नहीं है। तो ऐसी लाखों कंपनी है जो स्टॉक मार्केट पे नहीं होती है, उन लोग को इतनी फंडिंग रेज करने की ज़रूरत नहीं होती, उन लोग अपने कैलकुलेशन को लेते हुए चलते। और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो अपने ग्रोथ के लिए फंडिंग रेज करती है, और जो भी लोगों से फंडिंग रेज करती है उनको अपने शेयर्स देते रहती है, और इस तरीके से कारोबार चलता है। तो इसमें 2 मार्केट हमने देख लिया, एक होता है इसमें प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह हम लोग कल के दिन, और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखेंगे कंपनी के बारे में, और बहुत मज़ा आएगा। हम लोग अब जो देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में वो रहेगा कंपनीज़ के डिफरेंट फॉर्म के, लार्ज कैप कंपनीज़ कौन सी होती है, मिड कैप कौन सी होती है, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप किसको बोलते हैं, इनको ढूंढने का तरीका कैसा है स्क्रीनर पे, और बहुत सारा डेटा हम लोग देखेंगे NSE BSE की वेबसाइट्स पर, और सेक्टर्स वगैरह देखेंगे कंपनीज़ के, हर चीज़ देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।